जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग खान सर का पॉकेट जीके का पॉलिटी शुरू करने वाले हैं लोग, जिसमें भारत का संविधान देखेंगे लोग। पहला चैप्टर, तो चलिए शुरू करते हैं लोग। पहला चैप्टर, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास। तो इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आए थे और कौन कौन से एक्ट पारित हुए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1857 के महान विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को ब्रिटिश से महारानी के हाथों में दे दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश ताज का शासन आया और उसके अंतर्गत कौन कौन से भारत में अधिनियम है उसको देखेंगे लोग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कितने वर्षों तक चला था? 1773 से लेकर 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चला था, जिसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था, संशोधन अधिनियम 1781 पारित हुआ था, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 पारित हुआ था, संशोधन अधिनियम 1786 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में आया था, चार्टर एक्ट फिर 1813 ईस्वी में आया था, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में आया था, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में आया था। उसके बाद है ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज का शासन 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला था। 1858 से लेकर 1947 ईस्वी तक चला था, जिसमें भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919, साइमन कमीशन 1927, नेहरू रिपोर्ट 1928, भारत शासन अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, राजगोपालाचारी फार्मूला 1944, बेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन 1946, माउंटबेटन योजना 1947, बाल्कन प्लान 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यानी कि इन सारे टॉपिक को हम लोग को देखना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के अधीन कर दिया गया। यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नाम दिया गया, जिसमें मद्रास के और बम्बई के गवर्नर को भी बंगाल के गवर्नर जनरल में शामिल कर दिया गया। और उस समय किसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स को। पहली बार कंपनी के राजनीतिक के एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक के कार्यों की मान्यता मिली, जिसके कारण भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव पड़ी। कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्फे थे। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? तो एलिजा एम्फे था, तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। अंग्रेज अधिकारियों के निजी व्यापार तथा उपहार एवं रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया था इस एक्ट में। अगला है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यह 1781 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश सांसद बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। किनके सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था? तो बर्क के सुझाव पर यह एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को बंगाल जुडिकेचर एक्ट या संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो गया। इस एक्ट के द्वारा राजस्व मंडलों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो राजस्व मंडलों की भी स्थापना की गई। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में आया था। इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय राज्य क्षेत्र को अधिग्रहित यानी कि कब्जा किया जाता था, उसे ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही प्रांतीय परिषदों के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा दोहरे शासन का प्रारंभ हुआ। कंपनी के राजनीतिक मामले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से सम्राट के नियंत्रण में आ गए, जबकि व्यापारिक मामले पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण रहा।
व्यापारिक मामले पर किसका नियंत्रण रहा? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। और राजनीतिक मामले किसके माध्यम से नियंत्रित किए जाते थे? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। गवर्नर जनरल के परिषद को युद्ध, संधि, सैन्य शक्ति, राजस्व तथा देशी रियासतों के अधीक्षण आदि की शक्ति प्रदान की गई। गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना देशी रियासतों के साथ संघर्ष अथवा सहयोग की शुरुआत नहीं कर सकता था। उसके बाद है अगला 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार का एकाधिकार 20 वर्षों के लिए किस चार्टर एक्ट में बढ़ाया गया था? तो 1793 का चार्टर एक्ट जो आया था उसमें बढ़ाया गया था। अगला है 1813 का चार्टर अधिनियम। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार भी मिला। कंपनी का भारतीय व्यापार से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का भारतीय व्यापार से क्या हुआ इसमें? तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार अभी भी बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारतीय शिक्षा पर 1 लाख के प्रतिवर्ष से खर्च करने का उपबंध किस चार्टर अधिनियम में किया गया था? तो 1813 का चार्टर अधिनियम उसमें किया गया था। अगला है 1833 का अधिनियम। 1833 का अधिनियम। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए और इस एक्ट के द्वारा भारत में दास्ता प्रथा को अवैध घोषित किया गया। परंतु दास प्रथा का उन्मूलन 1843 ईस्वी में किया गया। नियामक कानून के स्थान पर अधिनियम एक्ट शब्द प्रयोग किया जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो 1833 का जो अधिनियम आया था उसमें बनाया गया था। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला हम लोग का 1853 का चार्टर अधिनियम। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। इस अधिनियम में पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। पहली बार विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग किया गया। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की भी नियुक्ति हुई। सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का भी शुभारंभ किया गया था किसमें? 1853 का चार्टर अधिनियम में। और इसके लिए मैकाले समिति का भी गठन किया गया यानी कि नियुक्ति किया गया। कब किया गया था? तो 1854 में। सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किया गया। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सिविल सेवा में भारतीयों को भी अवसर देने का प्रावधान किस चार्टर अधिनियम में दिया गया? तो 1853 का चार्टर अधिनियम। अगला है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 1773 तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1784 को समाप्त कर दिया गया। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को 1773 में समाप्त किया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1784 ईस्वी में समाप्त किया गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। भारत की सत्ता अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गई। एक नए पद भारत सचिव तथा उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। जो पहले भारत का गवर्नर जनरल था अब उसे किस नाम से जाना जाने लगा? तो वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि यह भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? तो लॉर्ड कैनिंग बना था। 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन के द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया। 1860 में पहली बार किसके द्वारा भारतीय बजट प्रस्तुत किया गया? तो जेम्स विल्सन के द्वारा।
अब है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा विभागीय प्रणाली आरंभ की गई, जिसके फलस्वरूप भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये जो हुआ था, इस मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव किसके द्वारा पड़ी थी? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वायसराय को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ की गई। पहली बार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया गया। अगला है 1865 का अधिनियम। 1865 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों यानी कि विधायी शक्तियों में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। अगला है 1873 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। नोट में देखते हैं लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1874 ईस्वी को भंग किया गया था। 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का समाग्री घोषित किया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा भारत में आंशिक रूप से पहली बार संसदीय शासन की शुरुआत हुई। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता था। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ, किंतु बजट पर मत देने व अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति भी दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। अगला है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मार्ले सचिव थे और मिंटो वायसराय थे। सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर इसे फरवरी 1909 में पारित किया गया। यह अधिनियम फूट डालो और राज करो के सिद्धांत पर आधारित था। यह अधिनियम किस सिद्धांत पर आधारित था? तो फूट डालो और राज करो सिद्धांत पर आधारित था। इस अधिनियम के कारण तत्कालीन भारत के राज्य सचिव लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड मार्ले को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने एवं बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया। पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की नियुक्ति की गई। कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीय की नियुक्ति की गई, तो उनका नाम क्या था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, इन्हीं की नियुक्ति की गई थी। पहली बार इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी की नियुक्ति हुई। मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम इसे कहा जाता है। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। नोट में देखते हैं लोग, नोट में क्या है? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम को भारत में भारतीय सचिव मॉन्टेग्यू एवं वायसराय चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन, भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना की स्थापना करना था। इसके द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसके द्वारा केंद्र में किसकी स्थापना की गई? तो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया था। महिलाओं को भी मताधिकार सीमित रूप से दिया गया।
भारत सचिव का खर्च 1793 से भारत के राजस्व से दिया जाता था, यानी कि 1793 से पहले भारत के राजस्व से दिया जाता था, अब ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने का प्रावधान किया गया। लियोनेल कार्टिस को द्वैध शासन का जन्मदाता कहा जाता है, जिन्होंने इसका वर्णन अपनी पुस्तक डायरकी में भी किया है। डायरकी किसकी पुस्तक है? तो लियोनेल कार्टिस की है, और द्वैध शासन का जन्मदाता लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियन तथा यूरोपीय लोगों तक विस्तारित कर दिया गया। भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया, यानी कि भारत के सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार सीमित रूप से प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार हुआ। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद के स्थान पर लोकसभा तथा राज्यसभा का गठन किया गया। इसमें यह भी प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद एक वैधानिक आयोग का गठन होगा, जो 1919 के शासन की समीक्षा करेगा, किंतु 2 वर्ष पूर्व ही 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन को भेज दिया गया। प्रांतीय विषय को 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषय को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला था हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय में शिक्षा, चिकित्सा सहायता, स्थानीय स्वायत्त शासन, पुस्तकालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। दूसरा भाग था आरक्षित विषय। रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, टैक्स या कर, भूमि, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह, श्रमिक कल्याण एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि इसमें शामिल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को क्या कहा था? असंतोषप्रद व निराशाजनक कहा था। लोकमान्य तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, इस अधिनियम ने जनता के लिए नवीन बंधन गांठ दिए। अब है भारत शासन अधिनियम 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में मील का पत्थर साबित हुआ। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित जातियों, महिलाओं व मजदूरों को शामिल किया और मताधिकार का विस्तार किया, और लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। भारत में मुद्रा व साख पर नियंत्रण के लिए किसकी स्थापना की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिशों ने भारत से अलग कर दिया और 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया। इस अधिनियम द्वारा 11 राज्यों में यानी 6 बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी। 11 राज्यों में 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था शुरू कर दी। इस अधिनियम में 14 भाग 321 धाराएं व 10 अनुसूचियाँ थीं। केंद्र व इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। नोट देखते हैं लोग। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल वायसराय को सौंपी गई। संघ लोक सेवा आयोग के साथ ही प्रांत सेवा आयोग व संयुक्त सेवा आयोग का भी गठन किया गया। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। पंडित नेहरू 1935 के शासन अधिनियम को इन्होंने दास्ता का घोषणा पत्र या दास्ता का चार्टर कहा था। पंडित नेहरू ने 1935 के शासन अधिनियम को दास्ता का चार्टर एक्ट और दास्ता का घोषणा पत्र कहा है। नेहरू 1935 का अधिनियम बिना ब्रेकों वाले इंजन रहित गाड़ी के समान है। यह कथन किसका है? तो नेहरू का। मोहम्मद जिन्ना का कथन क्या है? पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा, बिल्कुल अस्वीकृत है।
पंडित मदन मोहन मालवीय के कथन के शब्दों में यह एक्ट ऊपर से लोकतांत्रिक और अंदर से खोखला है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटिश शासन समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन राज्यों भारत व पाकिस्तान की स्थापना की गई। वायसराय का पद समाप्त कर गवर्नर जनरल पद का सृजन किया गया। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया था। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे और पाकिस्तान का गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना था। भारतीय रियासतों को अधिकार था कि वे भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों या स्वतंत्र रहें। दोनों डोमिनियन राज्यों को अपना संविधान बनाने, किसी अन्य देश का संविधान अपनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को निरस्त करने का अधिकार था। वे ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। वे क्या कर सकते थे? तो ब्रिटिश स्वतंत्रता अधिनियम को भी निरस्त कर सकते थे। दोनों ही राष्ट्रों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता। कोई भी ब्रिटिश अधिनियम इन दोनों राष्ट्रों पर तब तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि वे राष्ट्र कानून द्वारा ऐसी सहमति ना दें। दोनों राष्ट्रों को यह अधिकार था कि संविधान के निर्माण व क्रियान्वयन तक वे अपने लिए विधानसभा बना सकते थे। भारत सचिव पद समाप्त कर इसकी सभी शक्तियाँ राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को सौंप दी गई। नए संविधान के लागू होने तक संविधान सभा ही विधानसभा के रूप में कार्य करेगी और शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार चलेगा। इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट पद समाप्त कर दिया गया। 1935 के अधिनियम अनुसार विधानसभाएं कार्य करेंगी। बंगाल व पंजाब को दो भागों में विभाजन किया गया। बंगाल व पंजाब का विभाजन कितने भागों में किया गया? दो भागों में किया गया। माउंटबेटन योजना के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य ही रह गए। 229 ब्रिटिश प्रांतों से, 70 देसी रियासतों से। संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य 55 संयुक्त प्रांत से थे और देसी रियासतों में से सर्वाधिक सदस्य मैसूर से 7 सदस्य थे। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कम्युनिस्ट पार्टी ने दास्ता का घोषणापत्र कहा है। अब है दूसरा लेसन, संविधान का निर्माण। दूसरा लेसन है संविधान का निर्माण। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। साइमन कमीशन भारत में व्याप्त परिस्थितियों की जांच करने और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्यीय, सभी गैर भारतीय थे, इसमें कोई भी भारत के नहीं था, 7 सदस्यीय संवैधानिक आयोग का नियुक्ति किया गया, जिसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ। आयोग का गठन कब किया गया? तो 1927 ईस्वी में। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में द्वैध शासन की समाप्ति किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन में वृद्धि होगी और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की गई। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में क्या थे? सभी अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए। इस पर लॉर्ड बेकनहेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारतीयों में संविधान बोध नहीं है। भारतीयों में क्या? संविधान का बोध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। कमीशन की सिफारिशों पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुए। अब है नेहरू रिपोर्ट। 1928 ईस्वी में बम्बई सर्वदलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके सभापति यानी कि अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 ईस्वी को पेश किया। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? तो 10 अगस्त 1928 ईस्वी को नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था।
जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। यह भारतीयों द्वारा संविधान बनाने की दिशा में प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मानवेंद्र नाथ रॉय यानी कि MN रॉय 1934 के द्वारा किया गया। 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की। 1938 में कांग्रेस की तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसी संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। संविधान का निर्माण हेतु जवाहरलाल नेहरू ने किसके अधिकार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए, तो इनका वयस्क मताधिकार के आधार पर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिनिथगो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। अगस्त प्रस्ताव को किसकी अध्यक्षता में भारत भेजा गया, तो लॉर्ड लिनिथगो की अध्यक्षता में। इस प्रस्ताव में कहा कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया जाएगा। इस प्रस्ताव को कांग्रेस व मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, तो 1942 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में सर स्टुअर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत में प्रस्ताव भेजा। क्रिप्स प्रस्ताव किसके अध्यक्षता में भारत आया था, तो स्टुअर्ट क्रिप्स की अध्यक्षता में। इस प्रस्ताव में फिर से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा गठन करने की बात की गई। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवालिये बैंक का बिना तिथि की खाली चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इस प्रस्ताव को भी भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 योजना संविधान सभा का गठन। 1945 में ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी के सर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और यह किस पार्टी से संबंधित थे, तो लेबर पार्टी। उदारवादी दृष्टिकोण वाले एटली ने भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। यह कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया, जिसके सदस्य पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे। स्टुअर्ट क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा AB अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। 16 मई 1946 को इस मिशन ने एक योजना पेश की जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे। इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के निर्वाचित व 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत किए जाएंगे। संविधान सभा के संबंध में ग्रेनविल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान सभा के लिए संपन्न चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, किंतु भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। अतः अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पूना संसदीय सीट पर, कहाँ की सीट पर, तो पूना की संसदीय सीट पर MR जयकर का त्यागपत्र स्वीकार कर उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष, यह कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। सामान्यतः एक प्रतिनिधि 10 लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। उस समय एक संसद कितने जनसंख्या पर बनते थे, तो 10 लाख पर। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा किया जाना था। देशी रियासतों से प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में से कांग्रेस ने 208 सीट को, मुस्लिम लीग ने 73 सीट को तथा 15 स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया, जिसमें 163 हिंदू थे, 80 मुसलमान थे,
6 पिछड़ी जनजातियाँ थी और 6 भारतीय ईसाई और 31 अनुसूचित जाति और 3 पारसी और 3 एंग्लो इंडियन थे। अब है दल और निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो कांग्रेस से कितने निर्वाचित सदस्य हुए थे? तो 208, मुस्लिम लीग से 73, निर्दलीय यानी कि स्वतंत्र 8, यूनियनिस्ट से 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम से 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट से 1 सदस्य, उसके बाद कृषक प्रजा पार्टी से 1 सदस्य, अनुसूचित जाति संघ से 1 सदस्य, सिख गैर कांग्रेसी थे 1 सदस्य, साम्यवादी से 1 सदस्य, कुल 296 सदस्य नियुक्त हुए थे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। केवल 211 सदस्यों ने इससे संविधान सभा में भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, दूसरी बैठक कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं और BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त होते हैं। BN राव को क्या बनाया जाता है? तो संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। उसके बाद है उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे स्वीकृत किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बना। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। प्रमुख बड़ी समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस समिति की 2 उपसमितियाँ थी। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधित परामर्श समिति की 2 उप समितियाँ थी। पहली थी मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। उसके बाद है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति एवं अन्य समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी थे। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष JB मावलंकर थे। सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारमैया थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। 29 अगस्त 1947 को किया गया। प्रथम बैठक 30 अगस्त 1947 को हुआ। अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और इनके सहित 7 सदस्य थे। इनको मिलाकर अन्य 7 सदस्य थे। तो पहले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दूसरे N गोपालस्वामी अयंगर, तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर KM मुंशी, 5वें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठे थे TN माधवराव। छठे कौन थे? TN नहीं होगा, N माधवराव। BL मित्रा की जगह ली थी। BN मित्रा यह किसकी जगह लिए थे? तो BL मित्रा की जगह लिए थे। TT कृष्णा मचारी डॉक्टर DP खेतान की जगह लिए थे। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकृत किया गया। इसके कुछ 16 अनुच्छेद प्रावधान जैसे अंतरिम संसद, नागरिकता और अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध, निर्वाचन संबंधित उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। पहला संविधान दिवस कब मनाया गया? तो 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था।
संविधान बनकर लागू होने में 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का समय लगा है। विश्व के 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। इस पर 64 लाख रुपये व्यय हुए। इसको बनाने में कितने पैसे खर्च किए गए? तो 64 लाख रुपये। इसके प्रारूप पर 114 दिन तक विचार हुआ। 114 दिनों तक विचार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। संविधान सभा को भंग कर उसे अंतरिम संसद में परिवर्तित कर दिया गया। नोट: 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो 15 महिला सदस्य थीं, जिनमें से अधिकतर कांग्रेस की थीं। अंगीकृत करते समय केवल 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। अंतरिम सरकार में पद का नाम और सदस्य कौन कौन से क्या थे पद मिला था, तो उसको देखते हैं लोग। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे और राष्ट्रमंडल संबंधित या विदेशी मामले, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि विदेशी मामलों की देखरेख यानी कि विदेश मंत्री किन्हें बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को विदेश मंत्री बनाया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रशासन मंत्री बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। जॉन मथाई को उद्योग एवं नागरिक के आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सी राजगोपालाचारी को शिक्षा एवं कला मंत्री बनाया गया था। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। आसफ अली को रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय मिला था। आसफ अली को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? तो रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय। अब्दुल निस्तार को डाक एवं वायु मंत्री बनाया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। लियाकत अली को वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली थे। C.H. भाभा कार्य एवं खान एवं ऊर्जा मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खां को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बनाया गया था। आई चुंद्रीकर को वाणिज्य मंत्री बनाया गया था। अब है आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल, यानी कि आज़ादी के बाद 1947 के बाद मंत्रिमंडल देखते हैं लोग। तो सदस्य जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले और वैज्ञानिक शोध। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री, सूचना एवं प्रशासन, राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्री मिला था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मिला था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री बनाया गया। R.K. पश्चिमुगम शेट्टी को वित्त मंत्री। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री और जगजीवन राम को श्रम मंत्री, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य मंत्री, C.H. भाभा को वाणिज्य मंत्री, रफ़ी अहमद किदवई को संचार मंत्री, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। B.N. गॉडकिल को कार्य एवं खान ऊर्जा मंत्री बनाया गया था। अगला है संविधान सभा की महिला सदस्य सूची। संविधान सभा की महिला सदस्य सूची। सदस्य का नाम, क्षेत्रीय दल। अम्मू स्वामीनाथन, ये किस क्षेत्र से थी? तो मद्रास के क्षेत्र से और कांग्रेस की नेता थी। दक्षायनी वेलायुथन मद्रास की थी और कांग्रेस की नेता थी, यानी कि कांग्रेस से किस सदस्य थी? दुर्गा बाई देशमुख मद्रास कांग्रेस। हंसा मेहता मुंबई कांग्रेस। मालती चौधरी ओडिशा कांग्रेस। सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। विजय लक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश कांग्रेस। पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। कमला चौधरी उत्तर प्रदेश कांग्रेस। राजकुमारी अमृता कौर सेंट्रल प्रोविंस कांग्रेस। सरोजनी नायडू बिहार से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र बिहार से महिला सदस्य कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी और ये कांग्रेस की सदस्य थी। लीला राय बंगाल कांग्रेस। बेगम एजाज रसूल, यहाँ पे बेगम होगा, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश कांग्रेस। यहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल थी। रेणुका राय यानी कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस। एनी मस्करीनी त्रावणकोर कांग्रेस से।
विशेष में देखते हैं लोग हंसा मेहता। हंसा मेहता कांग्रेस द्वारा बम्बई से नामांकित ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष थी। संविधान सभा में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करीनी देशी रियासतों से प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र महिला प्रतिनिधि थी। अगला लेसन है संविधान की विशेषता। अगला लेसन क्या है? तो संविधान की विशेषता, ये तीसरा लेसन है। लिखित एवं व्यापक संविधान। भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित एवं व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है विश्व का सर्वाधिक लंबा लिखित संविधान है। मूल रूप से संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। एकात्मक की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। भारतीय संविधान सैद्धांतिक रूप से संघात्मक है। सैद्धांतिक रूप से कैसा है? संघात्मक है, जिसमें संघीय शासन की प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे दोहरी सरकार, केंद्र व राज्य स्तर पर, शक्तियों का विभाजन केंद्र व राज्यों के बीच, लिखित संविधान, कठोर संविधान, द्विसदनीय विधायिका, संविधान की सर्वोच्चता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका, किंतु साथ ही इसमें एकात्मक के लक्षण भी मौजूद हैं। लचीला व कठोर संविधान में समन्वय। लचीला व कठोर होगा यहाँ पे, संविधान में समन्वय। नम्य का मतलब होता है लचीला संविधान। दूसरा है अनम्य, कठोर संविधान। ब्रिटिश संविधान नम्य संविधान का उदाहरण है। ब्रिटिश संविधान कैसा उदाहरण है? यानी कि ब्रिटिश संविधान लचीला संविधान का उदाहरण है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वही है जो साधारण कानूनों के निर्माण में अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान के विपरीत अमेरिकी संविधान अनम्य या कठोर है। यानी कि अमेरिकी संविधान कैसा है? तो कठोर है, क्योंकि वहाँ संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता यानी कि लचीला और कठोर का मिला जुला रूप है, क्योंकि यहाँ संविधान में संशोधन के लिए दोनों प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। संविधान के कुछ उपबंध तो संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। अगला है संसदात्मक व्यवस्था। भारत में संसदीय व्यवस्था को ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। संसदीय शासन में कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला विशेषता है लोकतांत्रिक गणराज्य, जिसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्रीय प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा। मौलिक अधिकार। अगला विशेषता है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जो सरकार के मनमानी पर रोक लगाते हैं। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। मौलिक अधिकार क्या है? तो यह राज्य के विरुद्ध होता है। नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय के माध्यम से प्रवृत्त नहीं कराया जा सकता है, यानी कि न्यायालय में इसके द्वारा केस नहीं, यानी कि वाद्य योग्य नहीं होता है। नीति निर्देशक न्यायालय में वाद्य योग्य नहीं होता है, किंतु इन्हें देश के शासन के लिए मूलभूत समझा जाता है। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ग्रहित की गई है। यानी कि नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड ने किस देश के संविधान से लिया था नीति निर्देशक तत्व को? तो स्पेन के संविधान से लिया था। अगला है मूल कर्तव्य। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों की भांति ये भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ये भी न्यायालय द्वारा क्या है? परिवर्तनीय नहीं है। मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और किसकी समिति की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। पंथ निरपेक्ष राज्य से तात्पर्य है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, वरना यह धार्मिक आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करता। यद्यपि पंथ निरपेक्ष शब्द यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान कब हुआ था? तो 1976, उसी के माध्यम से हमारे संविधान में जोड़ा गया था।
अगला विशेषता है एकीकृत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। एकीकृत से तात्पर्य है कि न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष है। भारत में न्यायालय का एकल तंत्र केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होता है, अर्थात केंद्र व राज्य में न्यायिक एकरूपता पाई जाती है, जबकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका उच्च न्यायालय लागू करती है। संविधान द्वारा न्यायपालिका को कार्यपालिका तथा विधायिका से स्वतंत्र एवं अलग रखने का प्रयत्न किया गया है। इस हेतु अनेक प्रावधान किए गए, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते तथा अन्य खर्चे संचित निधि पर भारित होते हैं। न्यायाधीशों के कामकाज पर विधायिका में चर्चा पर रोक है। न्यायिक अवमानना पर दंड देने की शक्ति, सुविधाओं में अलाभकारी परिवर्तन नहीं है तथा सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारत में संसदीय व्यवस्था भारत में संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका से ग्रहण किया गया है तथा इन दोनों व्यवस्थाओं को अपनाते हुए भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया है। 21 के संदर्भ में भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख है, अर्थात संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है। संविधान में कैसा है? तो संविधान में लिखित विधि सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में विधि के सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख और विधि के सम्यक प्रक्रिया क्या होगी इसका व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका को है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनरावलोकन का तात्पर्य है कि न्यायपालिका की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है तथा संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर न्यायालय ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। एकल नागरिकता। अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय नागरिकों को एकहरी नागरिकता प्राप्त है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के वयस्क पर सार्वभौम मताधिकार प्रदान किया गया है। यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर देता है तथा कमजोर एवं पिछड़े वर्गों की लोकतंत्र में भागीदारी के माध्यम से उनमें आशा की नई उम्मीद जगाता है। आपातकालीन प्रावधान। आपातकाल के साथ देश में राजनीतिक के तंत्र संघीय ढांचा बिना किसी संविधान संशोधन के एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है, जो भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है। यह भारतीय संविधान की कैसी विशेषता है? तो अद्वितीय विशेषता है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के वीमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। हमारे संविधान के भाग 18 में आपात उपबंधों का वर्णन, संविधान में 3 प्रकार के आपात का उल्लेख है। तो उसको देखते हैं लोग, हमारे संविधान में कितने प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था की दी गई है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 में वर्णित है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 352 में। संवैधानिक तंत्र की विफलता या राज्यों में राष्ट्रपति शासन राज्यों में 356 अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद किस में वर्णित है? तो 360 में। उसके बाद है भारत में आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। मूल रूप से संविधान में द्विस्तरीय सरकार की व्यवस्था थी, यथा केंद्र की सरकार तथा राज्य की सरकार, किंतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सरकार की व्यवस्था करने के बाद भारत में त्रिस्तरीय सरकार की स्थापना हो गई, जो विश्व के अन्य किसी संविधान में नहीं है। कल्याणकारी राज्य। संविधान निर्माताओं ने भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श स्थापित किया, जिसमें सभी नागरिकों को भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की आधारभूत सुविधाएं मिलने के साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा उठाने तथा आर्थिक असमानता को कम करने का समान अवसर भी मिले।